साहित्य अकादमी की राजभाषा विभाग की ओर से आज का ये हमारा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हिंदी सप्ताह के अंतर्गत हमने साहित्य अकादमी के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय में भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और आज की यह विशेष हिंदी काव्य संध्या हम आयोजित कर रहे हैं अपने साथी कर्मचारियों के लिए कि वे हिंदी का कैसे अच्छा इस्तेमाल करें और कविता से अच्छी चीज क्या हो सकती है जिसमें भाषा अपने सबसे सुंदरतम रूप में आती है। तो आज वे अच्छी कविताओं का आनंद लें, अच्छी गजलों का। हमारे बीच गीतकार भी हैं, दोहा लिखने वाले आदरणीय हरेराम समीप जी भी हैं। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आज के हमारे आमंत्रित अतिथि आदरणीय पीएल गौड़ जी, हरेराम समीप जी और कमलेश भट्ट कमल जी का हम स्वागत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम को अब हम विधिवत प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबसे परिचय करवा देता हूं। आदरणीय बीएल गौड़ जी सिविल इंजीनियर होने के बावजूद आप अनेक साहित्यिक संस्थाओं से न केवल जुड़े हैं बल्कि कई उच्च पदों पर भी विराजमान रहे हैं। आपकी अब तक लगभग 11 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं 6 काव्य संग्रह, थोड़ी सी रोशनी, काव्याकृति, आखिर कब तक, कब पानी में डूबा सूरज, एक दिन यूं ही, जाती हुई धूप। मीडिया पर आपकी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें तंत्र के पंजों में लोकतंत्र, लोकतंत्र में खोया लोकतंत्र और यथार्थ से संवाद। आपकी एक पुस्तक कहानी की प्रकाशित है, मीठी ईद शीर्षक से, और इसका रंगकर्मियों ने मंचन भी किया है। नींव से नाली तक शीर्षक से अपने सिविल इंजीनियरिंग पर पहली बार हिंदी में पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक पर आधारित कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर का कोर्स आज ओपन स्कूल के 19 संस्थानों में पढ़ाया जा रहा है। आप मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी और संस्कृति मंत्रालय से भी संबद्ध हैं। आप संस्कृति मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति के सम्मानित सदस्य हैं। 2005 से निरंतर द्विभाषी पाक्षिक समाचार पत्र द गौड़ सन्स टाइम्स का आप संपादन कर रहे हैं। हम बहुत ही आदर के साथ आदरणीय पीएल गौड़ जी का स्वागत करते हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ कवि आदरणीय हरेराम समीप जी हैं। आपका जन्म 13 अगस्त 1951 में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिला में मेघ गांव में हुआ। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं गजल संग्रहों में हवा में भीगते हुए, आंधियों के दौर में, कुछ तो बोलो, किसे नहीं मालूम, कहानी संग्रह समय से पहले। आपका दोहा संग्रह, उसका शीर्षक है जैसे, साथ चलेगा कौन। आपने कथा भाषा जो अनियतकालिक पत्रिका है उसका संपादन किया है, जो वर्ष 1978 से प्रकाशित हो रही है। निष्पक्ष भारती के गजल विशेषांक और मसी कागज त्रैमासिकी के दोहा विशेषांक का आपने संपादन किया है। अनेक विश्व प्रसिद्ध रचनाओं का आपने अनुवाद किया है। पटकथा व गीत दूरदर्शन धारावाहिक नक्षत्र स्वामी में शामिल हुए हैं। आपको कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार और इसके अलावा कई अन्य सम्मान। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा आदरणीय हरेराम समीप जी के गजल और दोहों पर एमफिल हेतु शोध कार्य संपन्न हुआ है। हम बहुत ही आदर के साथ हरेराम समीप जी का स्वागत करते हैं। कमलेश भट्ट कमल जी महत्वपूर्ण कवि, गजलकार, हाइकूकार और संपादक हैं। आपका जन्म 13 फरवरी 1959 को सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के कादीपुर तहसील के जफरपुर नामक गांव में हुआ। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं। आपकी लगभग 18 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें मैं कुछ का जिक्र कर रहा हूं। त्रिवेणी एक्सप्रेस, चिट्ठी आई है, नखलिस्तान, आदिकाल व अन्य कहानियां, ये आपके कहानी संग्रह। गजल संग्रहों में शंख सीपी रेत पानी, मैं नदी की सोचता हूँ, पहाड़ों से समंदर तक, शिखरों के सोपान, यात्रा वृत्तांत में सह्याद्री का संगीत, देवदार के साये में, संस्कृति के पड़ाव। साक्षात्कार संग्रह में साक्षात्कार शपथनामा शीर्षक से 2 पुस्तकें। हाइकू संग्रह अमलतास और बाल उपन्यास तुर्रम, जंगल का लोकतंत्र। एक बाल कहानी संग्रह मंगल टीका और एक बाल कविता संग्रह अजब गजब शामिल है।
आपके संपादन में हाइकू संकलन जो 1989, फिर 1999, 2009 और अभी एक प्रकाशित हुआ है, ये 4 सोपान में हाइकू का संग्रह आपने बहुत ही मनोयोग से संपादित किया है। लघु कथा संचयन शब्द साक्षी का आपने संपादन किया है। आपको कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ का द्वारा मंगल टीका पर आपको सूर नामित पुरस्कार, शंख सीपी रेत पानी शीर्षक से जो पुस्तक है आपकी, उस पर निराला नामित पुरस्कार, नखलिस्तान पर सर्जना पुरस्कार, देवदार के साये में इस पुस्तक पर आपको अज्ञेय नामित पुरस्कार, पहाड़ों से समंदर तक पुस्तक पर आपको बलबीर सिंह रंग सर्जना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको परिवेश सम्मान, आर्य स्मृति सम्मान, समन्वय सृजन सम्मान, परंपरा ऋतुराज सम्मान और पहाड़ों से समंदर के लिए उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान लखनऊ द्वारा डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन पुरस्कार, राजवल्लभ साहित्य सम्मान और सेवक साहित्य श्री सम्मान से नवाजा गया है। शीतलवाड़ी जो बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका है, उसने आपके व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक विशेष अंक का प्रकाशन किया। संगमन के आप संस्थापक सदस्यों में हैं और गीताब के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आपकी रचनाएं गुजरात, महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड की प्राइमरी व जूनियर कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। कई भारतीय भाषाओं में आपकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है और कई देशों में आपने सांस्कृतिक यात्राएं की हैं। मैं कमलेश भट्ट कमल जी का भी बहुत ही आदर के साथ स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। मित्रों, हमारे बीच में विज्ञान व्रत जी भी जुड़ गए हैं और मैं विज्ञान जी का भी आप सबसे परिचय करवा देता हूँ। विज्ञान व्रत जी को कला और कविता दोनों के संस्कार बचपन से ही मिले हैं। दुष्यंत के बाद हिंदी गजल में जो महत्वपूर्ण नाम उभर कर आए, उनमें विज्ञान व्रत का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। छोटी बहर में लिखने वाले विज्ञान व्रत जी एक अनूठे रचनाकार, गजलकार हैं। विज्ञान व्रत मूलतः गजल विधा के कवि शायर हैं, लेकिन गीत और दोहा विधा में भी आप लिखते रहे हैं। जगजीत सिंह जैसे नामचीन गायक ने विज्ञान व्रत की गजलों को अपना स्वर दिया है। आपका दिल्ली में कला को समर्पित एक स्टूडियो भी है। 1966 में आगरा विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट्स में स्नातकोत्तर उपाधि हासिल करने वाले विज्ञान व्रत तमाम पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं: बाहर धूप खड़ी है, चुप की आवाज, जैसे कोई लूटेगा, तब तक हूं। आपका महत्वपूर्ण गजल संग्रह खिड़की भर आकाश और ये आपके दोहों का संग्रह। मैं बहुत ही आदर के साथ विज्ञान व्रत जी का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब मैं रचना पाठ का ये सिलसिला शुरू करता हूं और मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कमलेश भट्ट कमल जी से कि वे अपनी रचना से हमें नवाजें। धन्यवाद। साहित्य अकादमी के इस मंच पर सबसे पहले मैं अपने कुछ हाइकू कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, उसके बाद अपनी कुछ गजलें। हाइकू कविता 5-7-5 के वर्ण क्रम में सिर्फ 17 अक्षर की कविता होती है और दुनिया की सबसे छोटी कविता मानी जाती है। और इसी 17 अक्षर में कुछ कमाल करना होता है। जब ये कमाल होता है तो कविता होती है और एक बहुत बड़ी कविता होती है। भारत में 1959 में अज्ञेय जी ने इसकी पहली विधिवत चर्चा की थी। तब से हाइकू हिंदुस्तान की तमाम सारी भाषाओं में लिखे जा रहे हैं। मैं अपने कुछ हाइकू प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहले, कौन मानेगा सबसे कठिन है सरल होना। कौन मानेगा सबसे कठिन है सरल होना। दूसरा हाइकू है, मुझ में भी हैं मेरी 7 पीढ़ियां, तन्हा नहीं मैं। मुझ में भी हैं मेरी 7 पीढ़ियां, तन्हा नहीं मैं। अगला हाइकू देखें, आयतन है मात्रा भी है हमें। आयतन है मात्रा भी है हमें, घनत्व तो नहीं। आयतन है मात्रा भी है हमें, घनत्व तो नहीं। अगला देखें कि समुद्र नहीं परछाई खुद की, लांघो तो जाने। समुद्र नहीं परछाई खुद की,
लांघो तो जाने। अगला देखें कि जहां भी मिले मरोड़ते रहिए दर्द के बाजू। जहां भी मिले मरोड़ते रहिए दर्द के बाजू। और देखें, प्रकृति लिखे कितनी लिपियों में, प्रकृति लिखे कितनी लिपियों में सौंदर्य कथा। वाह, प्रकृति लिखे कितनी लिपियों में सौंदर्य कथा। ज्यों-ज्यों घटेगा, ज्यों-ज्यों घटेगा दिल का क्षेत्रफल दर्द बढ़ेगा। वाह, ज्यों-ज्यों घटेगा दिल का क्षेत्रफल बहुत दर्द अच्छा। बढ़ेगा। बहुत सुंदर। ढूंढ रहा हूं जन्म जन्मांतरों से खुद को ही मैं। वाह, ढूंढ रहा हूं जन्म जन्मांतरों से खुद को ही मैं। वही मैं। मैं नहीं हूं मैं, तुम भी कहां तुम। मैं नहीं हूं मैं, तुम भी कहां तुम, सब मुखौटे। क्या बात। वाह, और कपड़े नहीं ब्रांड पहनती हैं नई पीढ़ियां। क्या वाह, बात, क्या बात। कपड़े नहीं ब्रांड पहनती हैं नई नई पीढ़ियां। वाह। 100 कानों से कनेर ने सुनी हैं हवा की बातें। वाह, 100 कानों से कनेर ने सुनी हैं हवा हवा की की बातें। बातें। और एक हाइकू कोरोना पर। हाँ। हर शहर वुहान ही वुहान, हे भगवान। वाह, हर शहर वुहान ही वुहान, हे भगवान। इसके बाद मैं अपनी एक दो गजलें प्रस्तुत करने की जी, अनुमति स्वागत। चाहता हूँ। पहली गजल का मतलब है कि मुश्किल से आते हैं लेकिन ऐसे पल की आमद से। मुश्किल से आते हैं लेकिन ऐसे पल की आमद से, पूरा दिन महका रहता है एक गजल की आमद से। आहा, वाह, मुश्किल से आते हैं लेकिन ऐसे पल की आमद से, पूरा दिन महका रहता है एक गजल की आमद से। और ये शेर देखें कि वरना वे खामोश खड़े रहते हैं बस हरियाली में। वरना वे खामोश खड़े रहते हैं बस हरियाली में, पेड़ बड़े गर्वीले हो उठते हैं फल की आमद से। वाह, पेड़ वाह। बड़े गर्वीले हो उठते हैं फल की फल आमद की से। आमद। वरना वे खामोश खड़े रहते हैं बस हरियाली में, पेड़ बड़े गर्वीले हो उठते हैं फल की आमद से। और ये शेर देखें कि मंडराने लगते हैं खतरे उनके अपने होने पर। मंडराने लगते हैं खतरे उनके अपने होने पर, झोपड़ियां घुटने लगती हैं एक महल की आमद से। झोपड़ियां घुटने लगती हैं एक महल की आमद से। बहुत अच्छा व्यंग है। और एक शेर देखें कि अभी अभी बरसात गुजरी है या गुजर रही है, बूंदों में कुछ तो संदेश छुपा होता है बादल का। बूंदों में कुछ तो संदेश छुपा होता है बादल का। छुपा होता है बादल का, धरती कितना खिल उठती है ताजे जल की आमद से। क्या धरती कैसा खिल उठती है ताजे जल की आमद से, बूंदों में कुछ तो संदेश छुपा होता है बादल का, धरती कितना खिल उठती है ताजे जल की आमद से। और मैं भी अपनी गजलें देख के वैसे ही खुश होता हूँ। मैं भी अपनी गजलें देख के वैसे ही खुश होता हूँ, खुश हो जाए जैसे एक किसान फसल की आमद से। क्या बात। खुश हो जाए जैसे एक किसान फसल की आमद से। और ये शेर देखें कि गंगा जल के आ जाने से कल भी पावन हो जाता था। गंगा जल के आ जाने से कल भी पावन हो जाता था, अब भी घर पावन होता है गंगा जल की आमद से। अब भी घर पावन होता है गंगा जल की आमद से। और उनके जाहिल मंसूबों में फिर से हरकत दिखती है। विज्ञान जी, उनके जाहिल मंसूबों में फिर से हरकत दिखती है, सारे पत्थर जाग उठे हैं शीश महल की आमद से। बहुत खूब। उनके जाहिल मंसूबों में फिर से हरकत दिखती है,
सारे पत्थर जाग उठे हैं शीश महल की आमद से, और उसके आ जाने भर से ही कुछ यूं लगने लगता है। लो, उसके आ जाने भर से ही कुछ यूं लगने लगता है, भर जाता है घर खुशबू से ज्यों संदल की आमद से। वाह वाह भर जाता वाह है घर खुशबू से वाह ज्यों वाह संदल वाह की वाह आमद से। वाह और सदियां गुजरी मौसम गुजरे गुजरे कितने अफसाने। सदियां 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 गुजरी गुजरी मौसम गुजरे 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 कितने अफसाने। अफसाने। यमुना यमुना अब भी खुश रहती है ताजमहल की आमद से। अरे यमुना अब भी खुश रहती है ताजमहल की आमद से। और आखिरी शेर इस गजल का हुआ कि ओढ़ उदासी की चादर वरना गुम जाएगा खुद में। हम्म, ओढ़ उदासी की चादर वरना गुम जाएगा खुद में। ताल अभी जिंदा लगता है रोज कमल की आमद से। ताल अभी जिंदा लगता है रोज कमल की आमद से। मुश्किल से आते हैं लेकिन ऐसे पल की आमद से। दिन भर मन महका रहता है एक गजल की आमद से। क्या बहुत बात है, वाह तो वाह। एक गजल के 3-4 शेर और जी सुनाकर मैं जी, अपनी बात स्वागत शुरू है, करता हूँ। स्वागत। मैं जब तब सोच कर डरता हूँ कुछ ऐसा न कर डाले। मैं जब तब सोच कर डरता हूँ कुछ ऐसा न कर डाले। बड़ा होना मेरा कुछ को कहीं छोटा न कर डाले। अच्छा है, बड़ा होना मेरा कुछ को कहीं छोटा न कर डाले। और वाह ये शेर वाह देखें कि वाह बना रहता है संशय देखकर मजबूरियां उसकी। वाह बना रहता है संशय देखकर मजबूरियां उसकी। जहां तनकर खड़ा होना है वह सिजदा न कर डाले। वाह जी बना रहता जी है संशय देखकर मजबूरियां उसकी। हाँ जहां तनकर खड़ा होना है वह सिजदा न कर डाले। और वो बच्चे उसके बारे में नहीं है सोचते थोड़ा। वो बच्चे उसके बारे में नहीं है सोचते थोड़ा। पिता तो सोचता है अब भी वह क्या क्या न कर डाले। वाह पिता वाह तो सोचता है अब भी वह क्या क्या न कर डाले। बहुत क्या अच्छा, बात क्या बात उदासी के बहुत। समंदर में डुबो दे उसका भारीपन। हाँ उदासी के समंदर में डुबो दे उसका भारीपन। अगर रो रो के थोड़ा खुद को वह हल्का न कर डाले। वाह क्या बात अगर क्या रो क्या रो बात के थोड़ा खुद को वह हल्का क्या न बात कर डाले। वाह और वाह आखिरी आखिरी शेर इस गजल का, बताओ। गरीबी गरीबी खत्म कर डाले जरा सी देर में खाना। हाँ हाँ गरीबी खत्म कर डाले जरा सी देर में खाना। करे क्या माँ अगर उसको तनिक तीखा न कर डाले। अच्छा अच्छा गरीबी है खत्म कर डाले जरा सी देर में खाना। करे क्या क्या माँ अगर उसको तनिक तीखा न कर डाले। मैं वाह जब तक वाह सोच कर डरता हूँ कुछ ऐसा न कर डाले। बड़ा होना मेरा कुछ को कहीं छोटा न कर छोटा डाले। न कर डाले। धन्यवाद। क्या बात बहुत क्या बहुत बात धन्यवाद कमलेश भट्ट कमल जी। कमलेश जी की अलग अलग विधा की रचनाओं में हमने देखा कि हमारा पूरा समाज, हमारे आज का समय और जो आज की पीढ़ी किस तरह से अपनी संस्कृति से दूर हो रही है, ये तमाम चिंताएं हमने देखी। और बहुत ही अच्छी गजल और बहुत ही अच्छे हाइकू हमें सुनने को मिले। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं अकादमी की ओर से आपके प्रति। अब मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगा आदरणीय BL गौर साहब को कि वे अपनी रचनाओं से हमें नवाजें। नमस्कार सभी को। अभी पिछले हफ्ते ही एक कविता जो रची गई, जी क्योंकि ढाई आखर में सारी सृष्टि घूमती है, तो उसी जी ढाई आखर से संबंधित ये कविता देखें जी कि जीवन के यदि किसी मोड़ पर, जीवन के यदि किसी मोड़ पर राही मिल जाए, जीवन के यदि किसी मोड़ पर राही मिल जाए, तो रहना होशियार देखना प्यार न हो जाए। तो रहना होशियार देखना प्यार न हो जाए। क्या बात। प्यार वही जो मिले अचानक, प्यार वही जो मिले अचानक आकर गले मिले, फिर दोनों को लगे कि हम तो सदियों बाद मिले। फिर दोनों को लगे कि हम तो सदियों बाद मिले। वाह वाह।
प्यार यदि हो एक तरफा, प्यार यदि हो एक तरफा तो समझो एक छल है। हाँ, प्यार यदि हो एक तरफा तो समझो एक छल है। क्या बात, दोनों ओर बहे तो समझो, दोनों ओर बहे तो समझो गंगा का जल है। क्या बात, क्या प्यार बात, यदि हो एक तरफा तो समझो एक छल है। हाँ, दोनों ओर बहे तो समझो गंगा का जल है। हाँ, और डूबे नैया बीच भंवर तो, डूबे नैया बीच भंवर तो इतना ध्यान रहे, एक अकेला भुज बंधन से छूट नहीं बहुत जाए। अच्छा। वाह, एक अकेला भुज बंधन से छूट नहीं जाए। प्यार। और अगली पंक्तियां देखें। जी स्वागत। जो जीते हैं जग में लेकर खाता और वही, सारी हाँ, उम्र 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। जी जी जो जी जी जी, जीते हैं जग में लेकर खाता और वही, उनका हाँ, आना इस धरती पर घटना एक रही। क्या बात, एक उम्र ही तो मिलती है हमको जीने को। क्या बात। अरे एक उम्र ही तो मिलती है हमको जीने को। कितना धन लेकर आए जो डर खोने का हो। क्या बात है, क्या बात, कितना हाँ, धन लेकर आए जो डर खोने का हो। क्या और बात, प्यार पोटली की कीमत, अरे प्यार पोटली की कीमत कुछ हीरे सी होती। प्यार वाह वाह, पोटली की कीमत कुछ हीरे सी होती। रखना गले लगा कर इसको, अरे रखना गले लगा कर इसको गांठ न खुल जाए। क्या बात है, जीवन के यदि किसी मोड़ पर राही मिल जाए तो वाह वाह, रहना होशियार बहुत देख प्यार न हो जाए। क्या और बात, बहुत एक वाह, दूसरी छोटा कविता है जो मुझे बहुत प्रिय है। जी, स्वागत, स्वागत, स्वागत। इसमें कोशिश की है कि प्रकृति भी है, प्रेम भी है और दर्शन भी है। तो जब मैंने एक फूल की पंखुड़ियों पर कुछ ओसकण देखे तो ये प्रश्न पैदा हुआ कि अब इस ओसकण का क्या होगा, इन ओसकणों का क्या होगा। तो वहां से ये पंक्तियां निकल करके आती हैं। देखें आप स्वागत, कि पाखुरी की देह पर, पाखुरी की देह पर ओस के कण देख कर, अरे पाखुरी की देह पर ओस के कण देख कर एक पल को यूं लगा, क्या लगा, एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। क्या बात है, क्या वाह, बात है, वाह, वाह 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 वाह, पाखुरी की देह पर ओस के कण देख कर एक क्या पल क्या को बात, यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल वाह पर। वाह। और वाह, अब क्या होगा इन उसकणों का, कुछ देर में आकर यहाँ, कुछ देर में आकर यहाँ दिन मान छू लेगा इन्हें, कुछ देर में आकर यहाँ दिन मान छू लेगा इन्हें। ये भाप बन उड़ जाएंगे, ये भाप बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे, रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। आज झुकेंगे ये धरा के भाल पर। सावन या भादों के महीने में देखा होगा कि काले बादल आपको लगेगा दूर क्षितिज पर जो धरा लेटी हुई है उसके माथे को छू रहे हैं। जी जी, कुछ देर में आकर यहाँ दिन मान छू लेगा इन्हें, ये भाप बन उड़ जाएंगे और रूप धरकर बादलों का फिर गगन में छाएंगे। आज झुकेंगे ये धरा के भाल पर, आज झुकेंगे ये धरा के भाल पर, या चूनरी बन 7 रंग की जा तनेंगे पाहनों के ढाल पर, या चूनरी बन 7 रंग की जा तनेंगे पाहनों के ढाल पर। या बनेंगे बूंद फिर से, या बनेंगे बूंद फिर से आ गिरेंगे फूल पर या शूल पर। और पाखुरी की देह पर उसके कण देख कर एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। हमारे गजलकारों ने, कवियों ने, ऋषियों ने और आज के शायरों ने भी ये कहा कि जिंदगी 4 दिन है। तो
और आपको याद होगा कि बहादुर शाह जफर ने भी यही बात कही थी कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। तो मैं अब ये सवाल लेकर के मैंने खुद सोचा कि अब जब 4 दिन की जिंदगी है तो हम जिए कब। तो ये प्रश्न लेकर मैं फूल के पास गया कि भाई तू भी 4 दिन जिंदा रहता है लेकिन हंसता रहता है और खुशियां देता है, हम क्या करें, हम सारी उम्र रोते हैं। तो फूल ने मुझसे क्या कहा, वो शब्द देखें कि फूल बोला मुस्कुरा कर ध्यान दे इस बात पर, अरे फूल बोला मुस्कुरा कर ध्यान दे इस बात पर, है जिंदगी जब 4 दिन तो प्यार की ही बात कर। क्या बात, जिंदगी जब 4 दिन तो प्यार की ही बात कर, तू झूम कर इसको बिता, तू जिंदगी के गीत गाना बात कर, अंधियार की तू रोशनी के पास आ, नो डिस्ट्रेस इन लाइफ। तो जिंदगी के पास आ और 100 बरस के साधनों की, और 100 बरस के साधनों की भूल कर मत भूल कर, पाखुरी की देह पर ओस के कण देख कर, एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर, आंसू किसी के ला बिखेरे फूल पर। क्या बात है। अंतिम पंक्तियां देखें इसकी कि कुछ लोग कहते हैं कि इंद्र के दरबार में परियां नाच रही, और कुछ कहते हैं कि खैरे मकदम को खड़ी है हूरे जन्नत में। फिर हम अपना गीता को भी देखते हैं जिसमें कहा गया कि कर्मणे मां वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो मैंने इन विचारों से फिर ये अंतिम पंक्तियों का जन्म हुआ। वो देखें कि जब कदाचिन मां फलेषु कर्म का औचित्य क्या, कि जब कदाचिन मां फलेषु कर्म का औचित्य क्या, इस पार तो सब सत्य है उस पार का अस्तित्व क्या। यहाँ तो अनुपम जी हैं, कमलेश जी हैं, सभी यहाँ पर मिल रहे हैं। इस पार तो सब सत्य है उस पार का अस्तित्व क्या, और मन लुभाती कल्पनाएं हैं स्वर्ग में है अप्सराएं, मन लुभाती कल्पनाएं स्वर्ग में है अप्सराएं, देख कर लौटे वहां से, जो देख कर लौटे वहां से सत्य वो हमको बताएं, क्या पा सकोगी सत्य को तुम बैठ कर यूं फूल पर, और पाखुरी की देह पर ओस के कण देख कर, एक पल को यूं लगा कि जो किसी ने अंजुरी में थाम कर, आंसू किसी के ला बिखेरे फूल। और ये समय है अंतिम रचना। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी। जब मैंने एक पिघलते हुए हिमखंड को देखा अनुपम जी, अरे वाह, अच्छा है, वाह 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 वाह, इसका इंतजार था, इसका इंतजार था हमें। हाँ जी। तो आपको मैं भेंट करता हूँ ये जी। तो उस हिमखंड का और मेरा वार्तालाप है। तो देखें उस कविता के शब्दों में, ए हिमखंड रे हिमखंड, ए हिमखंड गलो मत ऐसे, ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र, ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली, मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली, ए हिमखंड गलो मत ऐसे, ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली, मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली, तुमको फिर भी नदी मिली। क्या बात है। अरे मुझ में तुम में अंतर केवल, कोई अंतर है ही नहीं मुझ में और तुम में, तो भाई कि मुझ में तुम में अंतर केवल, मैं भी कोमल तुम भी कोमल, मुझ में तुम में अंतर केवल, मैं भी कोमल तुम भी कोमल, तुम जन्मे सीधे अंबर से, अरे तुम जन्मे सीधे अंबर से, मैं भी किसी प्रणय का प्रतिफल। जब मेरे माँ बाप ने प्यार किया, वाह 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 वाह, मुझ में तुम में अंतर केवल, मैं भी कोमल तुम भी कोमल, तुम जन्मे सीधे अंबर से, मैं भी किसी प्रणय का प्रतिफल, मैं भी किसी प्रणय का प्रतिफल। रूप हमारा भले अलग हो, अरे रूप हमारा भले अलग हो, पर दोनों का उद्गम जल है। वाह वाह वाह,
भले अलग हो पर दोनों का उद्गम जल है। तुमको भ्रम तुम अमर रहोगे, तुमको भ्रम तुम अमर रहोगे, पर जीवन तो पल दो पल है, पर जीवन तो पल दो पल है। पालोगे तुम गल कर मंजिल, अरे तुम पालोगे गल कर मंजिल, मैं भटकूंगा गली गली। क्या बात है, बहुत अच्छा है। ऐसे जैसे मेरी उम्र गली, मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली, तुमको फिर भी नदी मिली। और देखें कुछ पंक्तियां कि मुझ में और तुम में दोनों में ही एक बड़ी कमी है। जरा सी तपिश सूरज की पहली किरण से तुम बहने लगे, और मैं जरा सा दर्द पाकर के लिखने लगा, कहने लगा। तो देखें वो पंक्तियां कि पाकर ताप लगे तुम बहने, अरे पाकर ताप लगे तुम बहने, पाकर दर्द लगा मैं कहने, पाकर ताप लगे तुम बहने, पाकर दर्द लगा मैं कहने। तुमने गल कर पाई नदिया, तुमने गल कर पाई नदिया, मैंने दर्द बहाए अपने, तुमने गल कर पाई नदिया, मैंने दर्द बहाए अपने। तुम सोते फैला कर चादर, तुम सोते फैला कर देखें जब बिल्कुल सफेद एक शिलाखंड टंगा होता है पहाड़ियों पर, तो वहां से ये पंक्तियां आई है कि तुम सोते फैला कर चादर, क्या जानो तुम दुख धरती के, तुम सोते फैला कर चादर, क्या जानो तुम दुख धरती के। तुम रहते आनंद मगन ज्यों, तुम रहते आनंद, तुम रहते आनंद मगन ज्यों, जगमग घाट नदी रमती के। नदी बहेगी तो घाटों पर रौनक होगी, सूखी नदी के घाटों पर कोई रौनक हो। तुम रहते तुम रहते आनंद मगन ज्यों, जगमग घाट नदी रमती के। एक दिवस जब मुड़ कर देखा, एक दिवस जब मुड़ कर देखा, पाई अपनी उम्र ढली, ए हिमखंड गलो मत ऐसे, जैसे मेरी उम्र गली, मैं रोया तो व्यर्थ गया सब, तुमको फिर भी नदी मिली। क्या कहने हैं, वाह बहुत बढ़िया, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर गीतों से आपने हमें नवाजा। निश्चित तौर पे इन गीतों में पूरा एक जीवन का पूरा दर्शन है, और बी.एल. गौर साहब की रचनाओं में हम और भी पुस्तकों में भी जो हमने रचनाएं पढ़ी हैं, उसमें एक उदात्त तत्व और एक दार्शनिक बोध हमने पाया है। हम बहुत आदर व्यक्त करते हैं आदरणीय बी.एल. गौर जी के प्रति। अब मैं बहुत ही आदर के साथ आदरणीय विज्ञान व्रत जी को आमंत्रित करूंगा। छोटी बहर में बड़ी बातें कहने वाले आदरणीय विज्ञान व्रत जी। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी जी, मैं कुछ दोहे पढ़ूं अगर इजाजत हो तो, थोड़ी आज्ञा हो तो 2-3 दोहे पढ़ूं पहले। बिल्कुल पढ़ें। छोटी बहर के इस पूरे कार्यक्रम को हमारे साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी लगातार शुरू से जुड़ के सुन रहे हैं, और हमारे जी, मैं बहुत ही आदर के साथ विज्ञान जी को आमंत्रित करता हूँ। आप प्लीज। मैं कुछ दोहे पहले 4-5 दोहे पढ़ता हूँ, उसके बाद में 2-3 गजलें, जैसा भी टाइम होगा। छोटी बहर के दोहे, छोटी बहर के दोहे। ये तो पॉसिबल नहीं है। एक बार उसने अब्दुल बिस्मिल्लाह ने ये प्रयोग किया था दीर्घ दोहे का, वो मुझे समझ में नहीं आया। बिस्मिल्लाह ने किया था एक बार प्रयोग, चंद्रसेन विराट जी ने भी ये किया था कि दीर्घ दोहे, दीर्घ दोहे वो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, आज तक मैंने व्याकरण में देखा नहीं, वो कहीं मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल। दोहा गजल तो चलन में आ गई है, बहुत चलन में तो आ गई है, मगर वो दोहा गजल एक ही बहर से बन के, एक ही मीटर से बन के रह जाती है ना, तो उसमें उतना मजा नहीं आता। एनीवे, एक आध एक्सपेरिमेंट के लिए ठीक है, होना चाहिए। स्वागत है विज्ञान जी। अच्छा, स्वागत है विज्ञान। देखें भाईजान, आदरणीय गौर साहब को प्रणाम करते हुए, और देखें भाईजान,
कमल जी और भाई समीप जी और अनुपम जी। जी, जो पानी पर आग हो, जो पानी पर आग हो, छांव पहन ले धूप। क्या बात है। जो पानी पर आग हो, छांव पहन ले धूप, और सागर में सहरा दिखे ऐसा तेरा रूप। वाह, वाह, क्या बात है। और साहब शुक्रिया साहब। और साहब, सागर में सहरा दिखे ऐसा तेरा रूप। और सागर में साहब ये सहरा दिखे, सागर में सहरा दिखे। और साहब, नोचे भी यदि फूल को, नोचे भी यदि फूल को देता है मकरंद, नोचे भी यदि फूल को देता है मकरंद, और बहे क्रौंच की पीर से आदि अनुष्टुप छंद। वाह, क्या बात है। और साहब, मैं तो पूरे दृश्य का समझा ये निहितार्थ, मैं तो पूरे दृश्य का समझा ये निहितार्थ, युद्ध किया था कृष्ण ने और डरता दिखा पार्थ। वाह, क्या बात है। और अलग अलग हैं मोर्चे, अलग अलग हैं युद्ध, अलग अलग हैं मोर्चे, अलग अलग हैं मोर्चे, अलग अलग हैं मोर्चे, अलग अलग हैं युद्ध। और कृष्ण लड़े जिस युद्ध को, लड़ पाता क्या बुद्ध। और बहुत मेरा सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कृष्ण लड़े जिस बहुत युद्ध को, लड़ पाता क्या बुद्ध। और साहब ये एक ये देखें कि मैं खुद को जाना नहीं, मैं खुद को समझा नहीं, कैसा ये दुर्योग। मैं खुद को समझा नहीं, कैसा ये दुर्योग। और मैं क्या हूँ अक्सर मुझे बतलाते हैं लोग। क्या बात है। और साहब दो दोहे और देख लें कि तेरे मेरे बीच में आड़े है तकदीर, तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में आड़े है तकदीर, और तेरे साथ कुबेर है मेरे साथ कबीर। क्या बात है। क्या बात है, बहुत अच्छा। साहब शुक्रिया साहब। और ये कबीर और एक कुबेर की क्या बात है। जी एक या दोहा और देख लें कि तुमको अब आंखों आंखों पढ़ लिया, आंखों आंखों पढ़ लिया। अनुपम जी जी स्वागत है। आंखों आंखों पढ़ लिया आंखों का मजमून, आंखों आंखों पढ़ लिया आंखों का मजमून, और आंखों आंखों हो गए दो चेहरे बातून। अच्छा, वाह, दो चेहरे बातून, बातून, दो चेहरे बातून। ये दादा ये 60 साल पहले का जमाना याद करो ना आप। बिल्कुल बिल्कुल, कर लिया कर लिया। जी 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 दादा, मैं ये गजल पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। देखे यार, जी जी पढ़िए। तेरा नाम एक मतलब देख लें, दो तीन मतलब देख लें। पहले अर्ज करता हूँ कि तेरा नाम नहीं भूला हूँ, मतलब अर्ज करता हूँ कि तेरा नाम नहीं भूला हूँ, अपना काम नहीं भूला हूँ। क्या बात है। अच्छा, और सब ये गजल के चंद अशार देखें। एक मतलब अर्ज करता हूँ कि मैं जब खुद को समझा और मैं जब खुद को समझा, मैं जब खुद को समझा, मैं जब खुद को समझा और मुझ में कोई निकला और। वाह, अच्छा। और साहब यानी मतलब सानी कहता हूँ कि यानी एक तजुर्बा, मैं जब खुद को समझा और मुझ में कोई निकला और यानी एक तजुर्बा और, यानी एक तजुर्बा और फिर खाया एक धोखा और। अच्छा, यानी एक तजुर्बा और, यानी एक तजुर्बा और फिर खाया एक धोखा और साहब होती मेरी दुनिया और। इसमें सारे मतलब हैं, कई बार मेरी गजलें मतलब हो जाती हैं। एनीवे, होती मेरी यानी एक तजुर्बा और फिर खाया एक धोखा और होती मेरी दुनिया और, होती मेरी दुनिया और तू जो मुझको मिलता और। वाह, और साहब होती मेरी दुनिया और तू जो मुझको मिलता और साहब मुझको कुछ कहना था और, मुझको कुछ कहना था और, मुझको कुछ कहना था और तू जो कहता अच्छा और।
अच्छा है, क्या बात, वाह, क्या बात। वाह, अच्छा तू जो कहता अच्छा। और साहब मेरा मतलब एक गजल का आखिरी मतलब है कि मेरा कुछ मतलब था और क्या मेरा बात है। कुछ मतलब था और तू जो मुझको पढ़ता और अच्छा, क्या बात मैं है। जब खुद को समझा और मुझ में कोई निकला और साहब ये जो गजल मैं अक्सर पढ़ता नहीं हूँ वो गजल पढ़ रहा हूँ आपके सामने आज। और स्वागत। साहब ये देखें कि हम कुछ मतलब देखें, हम कुछ ऐसे टूटे मन से, हम कुछ ऐसे ऐसे टूटे मन से, मन से, हम कुछ ऐसे टूटे मन से जैसे शीशा बिखरे छन से। आहा, वाह, वाह, क्या हम बात है। कुछ ऐसे टूटे मन से जैसे जैसे शीशा बिखरे छन से। और साहब ये मतलब सानी देखें कि लो हम बिसरे उनके मन से, लो हम बिसरे उनके लो मन के से। हम मन से, बिसरे उनके मन से, यानी निकले एक उलझन से। अच्छा, क्या बात है, अच्छा है, और साहब अच्छा, क्या बात है। और साहब और आ, लो हम बिसरे उनके मन से, यानी निकले एक उलझन उलझन से। से, और कमलेश जी ये शेर देखें, मतलब ये आपके ऊपर नहीं कहा है, अपने ऊपर मत लेना इसको, मैं तो ऐसी आपको संबोधन कर रहा हूँ। लो हम बिसरे उनके मन से यानी निकले एक उलझन से। और तेरा चेहरा तो अपना है, तेरा चेहरा तो अपना है, तू क्यों डरता है दर्पण से। अच्छा, क्या बात है। अब अच्छा, साहब वाह, अच्छा है, तेरा चेहरा तो अपना तो है, अपना है, तू क्यों डरता तू है क्यों दर्पण। डरता है दर्पण से। और साहब मेरे दिल की धड़कन को तू, मेरे दिल की धड़कन को तू सुन अपने दिल की धड़कन से। आहा, क्या बात है, क्या बात है। मेरे बहुत बहुत मेरे खूब। दिल की धड़कन को तू सुन अपने दिल की धड़कन से। और साहब ये गजल का आखिरी शेर करता हूँ, ध्यान चाहूंगा आपका। स्वागत। मेरे दिल की धड़कन को तू सुन अपने दिल की धड़कन से। और सब गद्दी का वारिस लौटा था, गद्दी का वारिस लौटा था, राम कहाँ लौटे थे वन से। क्या बात, क्या बात है, क्या बहुत गद्दी का अच्छा, वारिस लौटा था, मिथक का राम उपयोग कहाँ गद्दी का वारिस लौटा था, राम कहाँ लौटे थे वन से। हम कुछ ऐसे टूटे मन से जैसे शीशा बिखरे छन से। छन से, संशय। क्या और बात। साहब ये एक गजल के चंद अशार और मैं अर्ज करता हूँ भाई साहब। देखें कि मुझ पर कर दो जादू टोना, मुझ पर कर दो मुझ पर जादू। मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना, अच्छा, देखो ना, मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। और इतने इतने दिन में घर आए हो, इतने दिन में घर आए हो, घर जैसे कुछ देर रहो ना। क्या बात। और बादल हो या तुम खुशबू हो, ये घर जैसे रहने का हम लोग जो गांव के लोग हैं वही समझ सकते हैं कि भाई घर जैसा हो ले या घर जैसा रहो, घर जैसा समझ यार वगैरह वगैरह। ये तो बहुत से शेड्स हैं इस घर जैसा होने के, बहुत से शेड्स हैं। एनीवे बचपन से सुनता आ रहा हूँ क्योंकि मैं गांव का हूँ और अभी भी गांव का ही हूँ, गांव में ही हूँ अभी भी। एनीवे मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। और सब बादल हो तुम या खुशबू हो, क्या बात। बादल हो तुम या खुशबू हो, बरसों खुलकर या बिखरो ना। और साहब ढूंढ न पाया खुद को घर में, ढूंढ न पाया खुद को को घर में, छान चुका हूँ कोना कोना। क्या बात। ढूंढ न पाया खुद को घर में, छान चुका हूँ कोना कोना। कोना। और साहब गजल का आखिरी शेर करता हूँ, मुझ पर कर दो जादू टोना, एक नजर ऐसे देखो ना। और तुमसे खुद को वापस क्या लूं, तुमसे खुद को वापस क्या लूं, रखो अब तुम ही रख लो ना। अच्छा, बात है। तुमसे खुद को वापस क्या लूं, रखो अब खुद ही रख लो ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद विज्ञान रथ जी। धन्यवाद और अब धन्यवाद। हम रचना पाठ के लिए
विनती करते हैं हरे राम समीर जी से। मेरे पास 10 मिनट हैं शायद। जी बिल्कुल, आप आराम से। थोड़ा थोड़ा और कम पड़ेगा मुझे लगता है, 2-4 मिनट आगे पीछे होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़ें। हाँ ठीक है। पहले तो अकादमी को इस सप्ताह में चर्चाओं के साथ कविता के इस संगत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल आपने जो संचालन का किया है उसके लिए आपको बधाई। बहुत अच्छा संचालन, बहुत अच्छा संचालन। अच्छी कविताएं, बहुत अच्छी कविताएं सभी इन कवियों की हुई हैं, और जो ये तो मेरे सारे बहुत प्रिय कवि हैं और सबकी कविताएं बेहद अच्छी और उत्कृष्ट कविताओं से पेश किया है। मैं इन सबको बधाई देता हूँ। सबसे पहले मैं कविता की अन्य विधाओं के साथ परिचय अभी हो रहा है। हाइकू, गीत और गजलों के बाद कविता की मुख्य विधा जो आज चलन में है, इसलिए पहली कविता मैं आपको सुनाता हूँ। शीर्षक है कविता भर जमीन। जी। इस समय तुम कविता की हिफाजत करो, सिर्फ कविता की। क्या बात। इस समय तुम कविता की हिफाजत करो, सिर्फ कविता की, क्योंकि हर तरफ से असहाय होते मनुष्य के पास हाथ टेकने के लिए अंततः रह जाएगी बस यही कविता भर जमीन। क्या बात। इस समय कविता की हिफाजत करो, सिर्फ कविता की, क्योंकि हर तरफ से असहाय होते मनुष्य के पास हाथ टेकने के लिए रह जाएगी अंततः बस यही कविता भर जमीन। कविता भर जमीन जितनी टापू की फुनगी पर मिल जाती है एक थकी हुई गौरैया को इत्मीनान से सुस्ताने के लिए जगह है। कविता भर जमीन जितनी किसी टापू की फुनगी पर मिल जाती है एक थकी हुई गौरैया को इत्मीनान से सुस्ताने के लिए जगह है। कविता भर जमीन जहां युद्धरत एक सैनिक छुपा कर रखता है अंतिम समय में आत्मरक्षा के लिए अपना आखिरी अस्त्र। कविता भर जमीन जहां युद्धरत एक सैनिक छुपा कर रखता है अंतिम समय में आत्मरक्षा के लिए आखिरी अस्त्र। कविता भर जमीन जितनी मनुष्यता के ध्वज को फहराने के लिए जरूरी होती है। कविता भर जमीन जितनी मनुष्यता के ध्वज को फहराने के लिए जरूरी होती है। इसीलिए कहता हूं कविता की हिफाजत करो, कविता की, क्योंकि कविता आत्मा की धड़कन है, कविता ही जीवन है, कविता ही जीवन है। क्या बात। बहुत अच्छी। हिंदी हमारी भाषा नहीं है, हमारी रक्त में संचरित एक ताकत है, प्यार है, और उसमें रचे बसे हम हैं, हमारा जीवन है। भारत की पहचान, आन बान और शान केवल हिंदी के लिए है। एक दोहे में इसका परिचय देता हूं। जी जी स्वागत। जो जैसा दोहे, अब मैं दोहे का पाठ करता हूं 2-4 जिसमें हिंदी को संदर्भित है कि जो जैसा जब भी मिला लिया उसी को संग, जो जैसा जब भी मिला लिया उसी को संग, यारो मेरे प्यार का पानी जैसा रंग। क्या बात, क्या बात। सबको समेट के रखा है। कभी जो जैसा जब भी मिला लिया उसी को संग, यारो मेरे प्यार का पानी जैसा रंग। लेकिन आज जो हमारे सामने भारत और इंडिया का जो परिदृश्य है, इससे हमारी जो चिंताएं हैं, भाषा के स्तर पर मैं कह रहा हूं कि इंडिया बनाम भारत हमें जो दिख रहा है उस पर हम काम करना है, और चर्चाएं पूरे देश में लगभग इसी स्वर की है कि गर्व करें किस पर, यहां किस पर करें विमर्श, गर्व करें किस पर, यहां किस पर करें विमर्श, आधा है ये इंडिया आधा भारत। गर्व करें किस पर, यहां किस पर करें विमर्श,
आधा है ये इंडिया, आधा भारतवर्ष। और एक सवाल आता है हमारे सामने, हम सारे शब्दकारों और रचनाकारों के लिए मेरा एक सवाल है कि वेद पुराण और उपनिषद दुनिया में सम्मान्य, वेद पुराण और उपनिषद दुनिया में सम्मान्य, हमने किस दिन के लिए रखा ये धन धान्य? क्या बात है। वेद पुराण और उपनिषद दुनिया में सम्मान्य, हमने किस दिन के लिए रखा ये धन धान्य? और जो ये वर्चस्व की मानसिकता है हिंदी और अंग्रेजी की, दोहा देखें कि क्यों रे दुखिया क्या तुझे इतनी नहीं तमीज, क्यों रे दुखिया क्या तुझे इतनी नहीं तमीज, मुखिया के घर आ गया पहने नई कमीज। क्यों रे दुखिया क्या तुझे इतनी नहीं तमीज, मुखिया के घर आ गया पहने नई कमीज। और दोहा देखें कि लगता है इस वक्त के नहीं इरादे नेक। अनुपम भाई जी, लगता है इस वक्त के, दोहे को देखिए कि लगता है इस वक्त के नहीं इरादे नेक, नदी सुखाने वास्ते हुए किनारे एक। लगता है इस बहुत वक्त के, लगता है इस वक्त के नहीं इरादे नेक, नदी सुखाने वास्ते हुए किनारे एक। और कुछ अलग रंग के दोहे हैं ये भाषा और शिक्षा से जुड़े हुए, कि बचपन में जिसकी कलम वक्त ले गया छीन, बचपन में जिसकी कलम वक्त ले गया छीन, बाल पेन वह बेचता बस में 10 के 3। में जिसकी कलम वक्त ले गया छीन, बाल पेन वह बेचता बस में 10 के 3। और जो उम्मीदें हमें इस नए माहौल में, वातावरण में बनी है, और जिस साहस से हम इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं, उसको लेकर एक दोहे देखें कि फिर निराश मन में जगी नव जीवन की आस, फिर निराश मन में जगी नव जीवन की आस, चिड़िया रोशनदान पर फिर से लाई घास। क्या बात है। फिर निराश मन में जगी नव जीवन की आस, फिर निराश मन में जगी नव जीवन की आस, चिड़िया रोशनदान पर फिर से लाई घास। विज्ञान जी ये दोहा देखें कि होगा एक दिन खत्म, ये जो कोरोना काल पर लिखा हुआ एक दोहा है कि होगा एक दिन खत्म ये जीवन का वनवास, होगा एक दिन खत्म ये जीवन का वनवास, है अपने विश्वास पर मुझको दृढ़ विश्वास। होगा एक दिन खत्म ये जीवन का वनवास, है अपने विश्वास पर मुझको दृढ़ विश्वास। और अंतिम दोहा आपको सौंपता हूं कि इतना ही मालूम है इस जीवन का सार, इतना ही मालूम है इस जीवन का सार, बंद कभी होते नहीं उम्मीदों के द्वार। इतना ही मालूम है इस जीवन का सार, बंद कभी होते नहीं उम्मीदों के द्वार। और गजल के 2, 3, 4 शेर जरा देखें। जी। विज्ञान जी छोटी बहर के गजल के अगुआ है, हम सब उनकी प्रेरणा से और उनके सानिध्य में गजलें कहते हैं। छोटी बहर की गजलें कोई 2, 4 शेर देखें। जी स्वागत। या जी, तेरे मन तक आ पहुंचे, तेरे मन तक आ पहुंचे, लोग गुलशन तक आ पहुंचे। तेरे मन तक आ पहुंचे, तेरे मन तक आ पहुंचे, लोग गुलशन तक आ पहुंचे, मन के पंछी थके थके घर आंगन तक आ पहुंचे। ये मतलब फिर पढ़े भाई इसका। तेरे मन तक आ पहुंचे, लोग गुलशन तक आ पहुंचे। क्या ये अभी कुछ हुआ है, लगता है कि नया हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ। तेरे मन तक आ पहुंचे, लोग गुलशन तक आ पहुंचे, मन के पंछी थके थके घर आंगन तक आ पहुंचे। और बैठ के सोचो कैसे हम इस उलझन तक आ पहुंचे। और अंतिम इस गजल का अंतिम शेर है कि अमृत घट भी निकलेगा,
अमृत हाँ, घर हाँ। में निकलेगा, हम हाँ, वाह, मंथन वाह, तक आ पहुंचे। क्या बात है, बहुत वाह सुंदर। वाह 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 अमृत वाह वाह, घर में निकलेगा, हम मंथन तक आ पहुंचे, आप पहुंचे, वाह वाह, तेरे मन तक आ पहुंचे, लो गुलशन तक आ पहुंचे। क्या एक गजल के कहने। 2-4 शेर और देखें। अच्छा, जी जी स्वागत है। जी, कि तुमको क्या बतलाए, तुमको क्या बतलाए, हम क्या भूल गए, तुमको क्या अच्छा है, बतलाए, हम क्या अच्छा भूल है गए, भैया, वाह घर वाह, में रखकर कहीं खजाना भूल गए। हाँ, अच्छा तुमको अच्छा क्या अच्छा, बतलाए, हम हम क्या क्या भूल भूल गए, घर में रखकर कहीं खजाना भूल गए, और कर्तव्यों के बोझ उठाकर शहर गए, कर्तव्यों के बोझ उठाकर शहर गए, फिर आपा धापी में जीना भूल गए। हाँ वाह क्या वाह बात है, वाह क्या वाह बात वाह। वाह 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 कर्तव्यों वाह के वाह, बोझ अच्छा है। उठाकर शहर गए, फिर आपा धापी में जीना जीना। भूल गए। और शेर देखिए कि आकर्षक दिखने की जिद में खूब सजे, आकर्षक दिखने की जिद में खूब सजे, सजते सजते अपना चेहरा भूल गए। वाह क्या क्या बात है, वाह आकर्षक वाह 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 आकर्षक वाह वाह वाह, दिखने की जिद में खूब बहुत सजे, अच्छा भैया, वाह। वाह, सजते सजते अपना चेहरा भूल गए। क्या कहने और हैं भाई, वाह वाह, रास्ते में जब धूप लगी तो याद आया, हाँ रास्ते हाँ में, हाँ हाँ, ये जब शेर धूप देखिए धूप लगी, कि रास्ते में जब धूप लगी धूप लगी, तो याद आया, जाने कहाँ हम अपना छाता भूल गए। हाँ, क्या बहुत बात है, वाह और वाह वाह, साहब याद करें वाह। कि रास्ते में जब धूप लगी तो याद आया, जाने कहाँ हम अपना छाता भूल गए, और बादल निकले सागर से पानी लेने लेकर, बादल निकले सागर से पानी लेकर, खेत में आते आते रास्ता भूल गए। वाह, वाह क्या वाह वाह तरीका, वाह क्या वाह है? वाह, क्या बादल कहने हैं, वाह निकले, बादल निकले सागर से पानी लेकर, वाह खेत वाह में वाह आते आते रास्ता भूल गए। वाह, और आज का शेर देखें कि व्हाट्सएप ईमेल चले तो अब बच्चे, व्हाट्सएप ईमेल चले तो अब बच्चे, माँ बापू को चिट्ठी लिखना भूल गए। क्या बात है, वाह व्हाट्सएप ईमेल बहुत चले तो अब बच्चे, माँ बापू को चिट्ठी लिखना भूल गए। और क्या बात, उम्मीदों के 2-4 शेर अगर समय है तो जी बताएं। जी, बिल्कुल जी जी, बिल्कुल, पढ़े आप। अंतिम बढ़िया, गजल आपको पहुंचाता हूं। स्वागत। और हिंदी और आज की जो उम्मीदों से बना भरा हुआ वातावरण है, हमारे भीतर जो आत्मविश्वास है, इस पूरे आत्मविश्वास से लैस एक गजल आपको पहुंचाना चाहता हूं कि वेदना को शब्द के परिधान पहनाने तो दो, वेदना को शब्द के परिधान पहनाने तो दो, जिंदगी को गीत में ढलकर जरा आने तो दो, वाह, वेदना वाह को शब्द के परिधान पहनाने तो दो, जिंदगी वाह, को गीत में ढलकर जरा आने तो दो। शेर देखिए कि वक्त की ठंडक से शायद जम गई मन की नदी, क्या बात वक्त में जो 5 महीने के दौर का एक शेर है कि वक्त की ठंडक से शायद जम गई मन की नदी, देखना बदलेंगे मंजर धूप गरमाने तो दो, अच्छा वाह वाह, वक्त वक्त की ठंडक से शायद जम गई मन की नदी, देखना बदलेंगे मंजर धूप गरमाने तो दो। और एक शेर देखिए कि खोज ही लेंगे नया आकाश ये नन्हे परिंद, खोज ही लेंगे नया आकाश ये नन्हे परिंद, तुम जरा खोज ही लेंगे नया आकाश ये नन्हे परिंद, इन परिंदों को जरा तुम पंख फैलाने तो दो, अच्छा, खोज ही लेंगे नया आकाश ये नन्हे परिंद, इन परिंदों को जरा तुम पंख फैलाने तो दो। और शेर देखिए गौर साहब, जी ना समझ ना समझ है वक्त अपना ये बुरा बिल्कुल नहीं, ना समझ है वक्त अपना ये बुरा बिल्कुल नहीं, मान जाएगा उसे एक बार समझाने तो दो, बहुत खूब, बहुत खूब। ना समझ है वक्त अपना ये बुरा बिल्कुल नहीं, मान जाएगा उसे एक बार समझाने तो दो। और अंतिम शेर आपको देता हूं जो पूरी दृढ़ निश्चय
उत्सुकता जो हमारे इस समय के वातावरण में है, और हमको उसका भरोसा है कि कब तलक डरते रहेंगे, ये ना हो फिर वो ना हो, कब तलक डरते रहेंगे, ये ना हो फिर वो ना हो, जो भी होना है उसे इस बार हो जाने तो दो। कब तलक डरते रहेंगे, ये ना हो फिर वो ना हो, जो भी होना है उसे इस बार हो जाने तो दो, वेदना को शब्द के परिधान पहनाने तो दो, जिंदगी को गीत में ढलकर जरा आने तो दो, खोज ही लेंगे नया आकाश ये नन्हे परिंद, इन परिंदों को जरा तुम पंख फैलाने तो दो। वाह समीर जी, वाह 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 वाह। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हरे राम समीर जी। और हम ये देख रहे थे कि आज के जितने रचनाकारों ने, आदरणीय बी.एल. गौर जी, कमलेश भट्ट कमल जी, विज्ञान व्रत जी और हरे राम समीर जी ने जो रचनाएं प्रस्तुत की, इतनी आज के समय से जुड़ी हुई हैं और इसमें खास तरह की दृढ़ इच्छा शक्ति है। और ऐसी इच्छा शक्ति, ऐसा विश्वास जो आज के, जो पूरी दुनिया में जो आज समय चल रहा है, जिससे हम सभी परिचित हैं, बल्कि जिसे झेल रहे हैं, एक ऐसे महामारी का दौर जो चल रहा है, उसमें ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति की बहुत जरूरत है। और साहित्य अगर सबके बीच में एक उम्मीद जगाए, एक दृढ़ इच्छा शक्ति जगाए, तो शायद इससे बड़ा और साहित्य कुछ कर नहीं सकता है। आप सभी रचनाकारों ने जो ये रचनाएं हमको आज सुनाई है, हमारा जो मार्गदर्शन किया है, निश्चित तौर पे ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात है। मैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव जी से अनुरोध करूंगा कि वे सभी आमंत्रित अतिथियों, आदरणीय बी.एल. गौर जी, विज्ञान व्रत जी, कमलेश भट्ट कमल जी और हरे राम समीर जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। नमस्कार। ये आज का जो इस काव्य संध्या के अवसर पर आप लोगों ने जिस तरह से तो तकलीफ उठा के ऐसी समय में भी आप लोगों ने भाग लिया, इसलिए मैं हृदय से और मतलब व्यक्तिगत रूप में और साहित्य अकादमी के परिवार की ओर से आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। खास तौर से कमलेश जी का, गौर साहब का, विज्ञान जी का, हरे राम समीर जी का, सभी का। आप लोग का कविता बहुत ही सुंदर थे। और ये राजभाषा सप्ताह चल रही है, इस अवसर पर ये काव्य संध्या हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज किया और आप लोगों ने समय निकाला। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहे और इसी तरह अकादमी के कार्यक्रमों में पुनः पुनः आते रहे और हौसला बढ़ाते रहे। पुनः एक बार आप सभी का साहित्य अकादमी की ओर से फिर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद बहुत शुक्रिया, प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे हम जब भी हमें ये विश्वास है कि जब भी हम आप सबसे निवेदन करेंगे, आप अपने अमूल्य समय में से हमें जरूर अपना समय। आपकी गजलें सुनने से रह गए हम आज। नहीं सर, आपको सुन करके हम लोग, आपको तो पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं, आपको नहीं, लेकिन आपको भी हमें मैं सुना था। बहुत आदर व्यक्त करता हूँ आप सभी के प्रति अकादमी की ओर से। आप जैसा कि साहब ने कहा कि ऐसे कठिन समय में भी अकादमी के साथ आप सभी रचनाकार हैं, अपना समय निकालते हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव और संबल की बात है। पुनः बहुत बहुत आभार, नमस्कार।